मज़ा भी आएगा। तो गपशप विद आकिब जी ज़रूर सुनिए। बहुत शुक्रिया सर। आपके कपड़े भी उतार देते जी हैं जी। वो। तो फिर जब कपड़े उतार देते हैं तो आपको पता ही होता है कि बिल्कुल फिर बिल्कुल। डॉक्टर्स जब बाद में बनते हैं तो उनके तो सामने तो सारे ही जो है वो सब एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल। तो जब हमें एक्सपोज किया तो तब डिफरेंट बच्चों को देख के हम बहुत हंसे। जी जी। तो जब आपकी बारी आई तो। नहीं, हम भी उसी में शामिल थे, अच्छा, साहब उसी में पर थे। एक दूसरे को देख के काफ़ी हंसते थे। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट का आज हमारा दूसरा सेशन है। आज के हमारे चीफ गेस्ट जो यहाँ पे हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंजाकोट डॉक्टर सलीम भट्टी MBBS। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे द गपशप शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप जब आपकी लाइफ की जैसे भी आपने स्टडी स्टार्ट करी, आपको सर किसने मोटिवेट किया कि आप जो है हेल्थ की तरफ जाएं या फिर डॉक्टर बनने के लिए सर? सबसे पहले जो भी आपके सामीन हमें सुन रहे हैं मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। साथ में जो ये माह सियाम का महीना है रमज़ान का, इसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला करे कि ये हमारे लिए महीना बहुत बाबरकत साबित हो। जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, तो जो आपने सवाल पूछा कि किसी जी ने प्रेरित किया या किसी ने मोटिवेट किया जी डॉक्टर बनने के लिए, तो एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा कि मैं जब बहुत छोटा था, शायद 5 साल का होऊंगा या 6 साल का, जी तो हमारे सुनकोट की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं डॉक्टर मुमताज़ बुखारी। जी उनके पास मेरी मदर चेकअप के लिए गई। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर होते हैं, बट बताया गया था कि होते हैं। हाँ। जी जी तो उनको देखा और फिर ये कहना चाहिए कि आई फेल इन लव विथ दिस डिपार्टमेंट। जी तब मैंने सोच लिया था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। जी उसके बाद ये जर्नी चलती रही। फिर बड़े अच्छे स्कूल में भी जो है मैं पढ़ा। फिर उसके बाद आपको पता है जैसे एंट्रेंस होता है, आजकल तो नीट होता है, तब जी। कॉमन एंट्रेंस होता था। ओके। फिर वो क्लियर किया, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज। फिर मेडिकल कॉलेज के बाद एक हमारा PSC होता है, जी पब्लिक सर्विस कमीशन, जी वो क्लियर किया। फिर कुछ साल सर्विस की। फिर उसके बाद हमारा एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जी तो वो भी माशाल्लाह जो है मैंने उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है साइकेट्री, जी वो भी किया। जी। तो फिर 2022 में जो है ये एज BMO शिप जो है मुझे जी मंजाकोट में ये मिली। सर, आप एज ए BMO जो है काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमने देखा भी है। लेकिन सर, जब आपको अभी सर्विस करते हुए कितना टाइम हुआ है और कहाँ कहाँ पे सर आपने जो है एज ए डॉक्टर या एज ए BMO जो है आपने सर्विस की है? जी मैं इस मसले में तो बहुत ही लकी रहा हूँ जी कि जब मेरी PSC हुई थी उससे पहले एक एडहॉक निकालते थे जी गवर्नमेंट। जी तो वो मैंने एडहॉक ज्वाइन किया। ये मेंढर में एक जगह है बाटा दूड़ियाँ। जी और ये अक्सर एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब फर्स्ट असाइनमेंट आपको कहीं पे भी मिलती है, जी। वो हमेशा आपको याद रहती याद है। रहता है। तो अब चूँकि मैं आर्मी स्कूल से पढ़ के गया हुआ था, तो हालात वहाँ पे जो मेक शिफ्ट बिल्डिंग थी, जी तो जहाँ पे एक टूटी फूटी चेयर थी जी और बाकी स्टाफ के लिए भी कोई साधन नहीं था। जी बट यह है कि उससे मैं डिस्करेज नहीं हुआ। जी और वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे BMO, उनसे हमने बात की, तो उन्हीं दिनों टेंडर लगे PSC बिल्डिंग के। जी तो मैं आपकी वसासत से आज उस ठेकेदार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि उन्होंने बहुत कम टाइम में वो PSC तैयार करके दी हमें। जी फिर हमने वहाँ पे शिफ्ट किया। गो मैं वहाँ पे 6-7 महीने ही रहा, लेकिन वहाँ के लोगों का मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ, बड़ा प्यार दिया। और मैंने भी काफ़ी मेहनत की, जिससे उन लोगों को एक भरोसा बन गया मेरे पे एज ए डॉक्टर। और आज उस बात को हो गए हैं 23 साल। तो 23 साल में भी ना उन लोगों की एफिलिएशन मेरे साथ छूटी और ना ही मेरी उनसे छूटी। जी फिर उसके बाद जो है मेरी अटैचमेंट जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरकोट हो गई। फिर वहीं जो है PSC हुई 2004 में। तो
2 साल में वहाँ पे रहा। उसके बाद जो है मैं मेडिकल कॉलेज वापस चला गया जी। जीएमसी जम्मू में। फिर तब से लेके 2015 तक जीएमसी में रहा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, और एज एक हमारा पीएसएम डिपार्टमेंट होता है उसमें एज डिमॉन्स्ट्रेटर भी। तो फिर उसके बाद 2 साल बाहर भी जाने का मौका मिला। जी। फिर जब वहाँ से वापस आए तो फिर पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। जी। तो ये टोटल मेरी सर्विस की। फिर 2021 में यहाँ पे एज बीएमओ मुझे अपॉइंट किया गया। तो कुल मिला के ये जर्नी है मेरी एज जी। डॉक्टर। जी सर, जब आप एज ए स्टूडेंट जब आप स्टडी कर रहे थे, आपकी जर्नी में सर ऐसा कभी मोमेंट नहीं आया कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता? कभी ऐसा माइंड में कभी कभी आया हो ऐसा? हाँ, ये आपने सही कहा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ सैनिक स्कूल नगरोटा, जी। तो उसमें जो है ये हम जो बेसिक तो एम होता है कि आर्मी के लिए तैयार करते हैं। ठीक है सर। और वहाँ पे इतनी हार्डशिप्स भी, एज ए छोटे बच्चा 11 साल का जब स्कूल में 10 साल के जाते हैं, तो इस कदर हमें ट्रेन वो करते हैं जी। कि जितनी भी हार्डशिप्स आ जाएंगी, जितनी भी मुश्किलात आ जाएंगी, उनको हम इजीली फेस कर लेते हैं। दूसरा ये भी चीज़ होती है कि एजुकेशन के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से हमें वहाँ पे भी इतना इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि पढ़ाई को लेके कभी भी जो है कोई आशंका, कोई डाउट या कोई इस चीज़, और फिर अपने आप के ऊपर भी इतना भरोसा बन जाता है कि कभी डाउट नहीं होता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है ये बाकी पढ़ाइयों से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही डिफरेंट है। बिल्कुल। क्योंकि कहीं पे भी आप लिथार्जी, कहीं पे भी आप कमी, या कहीं पे भी आप सुस्ती अगर बताएंगे तो आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं जी। इसलिए आपको पहले दिन, जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज में एंटर होते हैं और जिस दिन आप वहाँ से निकलते हैं, तो आपको जो है अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है कि यू आर ऑलवेज ऑन द टोस, कि वहाँ पे आपको आपका जो है 100% के बजाय 200% आपको देना पड़ता है जी। तब बाकी बच्चों के साथ आप compete भी कर सकते हो, और अगर ज़्यादा मेहनत करते हो तो उनसे आगे भी निकल सकते सर हो। आपका ये मानना है कि जो भी मेडिकल की तरफ जाता है, आई थिंक जो नीट करता है, इसको जो है इनका बेस जो है स्टार्टिंग से होता है, या फिर बंदा जो है 12th के बाद बंदा माइंड बना के मैंने अब नीट के लिए स्टडी करनी है? मतलब अगर जो स्टार्टिंग से बेस, अगर स्टार्टिंग से जो बंदा सोच के आगे निकलेगा, उसके लिए कितना बड़ा आगे आगे मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या फिर जो 12th के बाद सोचता है कि मैंने इसके बाद करनी है, नीट करनी है, हो गया तो हो, मतलब इसमें कितना बड़ा फर्क होता है दोनों में से? जी, मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि ये चीज़ की हुई है मैंने, तो इसलिए मैं बेहतर पोजीशन में हूँ ये बता सकता हूँ। क्या होता है कि एक बच्चा जो है 10th तक तो वो बिल्कुल मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पेरेंट्स माइंड में डालते हैं, कहीं उसके बहन भाई जो है वो माइंड में डालते हैं, कहीं उसके दोस्त या स्कूल में, फिर वो कई बारी, जैसे मैंने अपना बताया कि मैंने डॉक्टर साहब को देख के तो सोचा, बिल्कुल, फिर बाकी अल्लाह मियाँ ने वो जो है मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जी। ऐसे ही जो आपको तैयारी करनी है वो 9-10 से करते हैं बच्चे। 9-10 से करनी है। 9-10 से उनके जहन में एक बात होती है कि मैंने डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या कोई भी फील्ड ले लो। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपने आगे चल के आपने करना क्या है। वो आपको पेरेंट्स भी बताते हैं, कुछ बच्चे इतने तेज़ होते हैं वो खुद भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो आपने पूछा आप चैलेंजेस का, तो आजकल के जो चैलेंजेस की मैं बात अगर करूँगा, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है नीट की, या फॉर दैट मैटर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने जम्मू में बड़ी बारी देखा है, यहाँ पे भी कि क्या होता है कि कई ऐसे कोचिंग क्लासेस होती हैं, या कोचिंग सेंटर्स होते हैं, या ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, तो जो बच्चा 11th में होता है या 12th में, वो ट्यूशन लेने के लिए अलग से चला वो जाता है, उसके साथ कभी उसको मदर छोड़ रही है, कभी फादर छोड़ रहे हैं, फिर उसको पिक करके किसी दूसरी जगह छोड़ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस रहते हैं, टाइम का चैलेंजेस रहता है, फूड का चैलेंजेस रहता है, रहने का चैलेंजेस रहता है, और वो दोनों चीज़ें पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ती हैं और बच्चों को भी। लेकिन चूंकि आज के बच्चे, मैं कहूँगा कि ज़्यादा स्मार्ट हैं, टाइम मैनेजमेंट उनको अच्छी आती है। हमारे टाइम में ऐसा टाइम मैनेजमेंट नहीं थी कि बस फ्लो के साथ हम
चलते थे। चलते। और खुशकिस्मती से ये है कि हमें थोड़ा सा ये एडवांटेज, हमें मतलब मैं अपनी बात करूँगा जी कि स्कूलिंग अच्छी थी, तो इसलिए जो है बाकी प्रॉब्लम्स नहीं आई। जी। मतलब कि बच्चों को जो है 9th और 10th से जो है अपना माइंड सेटअप कर लेना पहले से कि हमने डॉक्टर बनना है। यानी डॉक्टर क्या, आप कुछ भी हो इंजीनियर, जाए, आप कोई भी प्रोफेशन है किसी भी जब, फील्ड में जा रहे हाँ हैं। किसी जी भी फील्ड के लिए, तो एक तो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है, जी बड़े बहन भाई हैं अगर वो इस काबिल हैं उनकी जी जिम्मेवारी भी बनती है। फिर हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बड़े मोटिवेटिंग होते हैं, जी वो भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो अलग माहौल से, अलग स्कूल से, अलग जो है एनवायरनमेंट से आया होता है, जी और उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, उस तरीके से जो है उस बच्चे को उसके ऊपर आप भरोसा भी जता सकते हैं और उसके ऊपर प्रेशर भी दे सकते हैं। जी कुछ बच्चे होते हैं कि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जी इंटेलिजेंट मतलब वो चीज़ों को जल्दी पिकअप करते हैं। जी कुछ होते हैं थोड़े से स्लो होते हैं। जी तो फिर अल्लाह का भी निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि जो जिस काबिल होता है फिर उसको वैसे ही आगे। जी हालांकि मेरा ये मानना है, ये मैं अपने अल्फाज फिर वापस भी लेता हूँ, जी कि अगर सभी बच्चों को एक जैसा माहौल, एक जैसा एनवायरनमेंट, एक जैसा सेटअप, एक जैसे रिसोर्सेज अगर देंगे, तो ये चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आएँ, ये सारे बच्चे शाइन कर सकते हैं। जी। सर आपका काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस भी है। जितने जी बच्चे अगर सर नीट करते हैं या किसी भी, क्योंकि आपसे मैं मेडिकल की ही बात करूँ क्योंकि जी आपका डिपार्टमेंट ही वही है। जी जी सर अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा होता है, जी एंड में जाके जाके सर बेबस हो जाते हैं, कहते हैं कि यार अब हमारे से नहीं होता, किसी और फील्ड को हम चूज़ करते हैं। जी लेकिन उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि उनको गिव अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर उन बच्चों को अगर गिव अप करना चाहते हैं, जी क्योंकि सर इन लोगों को कोई गाइड नहीं करता। हमारा जो ये पॉडकास्ट है इसका मेन मतलब यही है, जी हमारे पास यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे बच्चों को सिर्फ गाइड करने के लिए। हमारा इसका सिर्फ मतलब यही है। जी उन बच्चों के लिए सर आपका क्या मैसेज रहेगा जो बच्चे सर 2 या 3 साल कोचिंग लेते हैं उसके बाद गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं? हाँ, हाँ इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा ये। जी इसमें क्या रहता है कि एक तो मैंने बताया कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे डॉक्टर बनना है, जी फिर उसको जो है अपना 9-10 से जो है बेसिक्स आपने वो सही करने होंगे। जी 11th-12th उसकी जो है वो तैयारी रहती है उस नीट एग्ज़ाम के लिए। सर तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, जी तो समझो वो आपकी सही तैयारी चल रही होती जी है। अगर आप गाइड पे जाएंगे, यानी शॉर्टकट्स नहीं है इसमें, जी क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं, फिर वो कामयाब भी नहीं होते हैं। जी तो इसमें मैं गाइड यही करूँगा कि सबसे पहले जो है आप बुक्स जो आपकी हैं एनसीईआरटी की बुक्स हैं, यानी जो भी सिलेबस में बुक्स होती हैं जी उनको पढ़ें। जी और उसके बाद क्या है कि जो आप स्कूल में आपका टीचर पढ़ाता है उधर अच्छा कंसंट्रेट करें। और गवर्नमेंट स्कूल्स में या हायर सेकेंडरी में आजकल बहुत बढ़िया टीचर्स होते हैं, जी उनके साथ राब्ता उनका अच्छा रहना चाहिए। कोई भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर करते रहना चाहिए। कोचिंग जो है, कोचिंग वो होती है कि जब आपके बेसिक्स तैयार होते हैं फिर वो ऐड अप होती है चीज़। जी ये नहीं है कि आप जाते ही कोचिंग सेंटर में आपको वो घोल के पिला देंगे। उस तरीके से बड़े सारे बच्चे जो हैं वो जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। जी ये वही बच्चे कामयाब होते हैं कि जिनके पहले आपने बेसिक्स क्लियर होते हैं। जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि मुझे कोई लेक्चर डिलीवर करना है किसी को, जी या हमारी ऐसे भी कह सकते हैं कि मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के पहले भी मुझे प्रिपेयर होना होता है जी कि जब मैं मीटिंग लूँगा मेरा एजेंडा क्या होना चाहिए, मैंने पूछना क्या है, उन अपना चीज़ क्या बता। तो जब माइंड में चीज़ होगी तभी वो भी समझ पाएंगे, मैं भी समझ पाऊँगा। जी उसी तरीके से इन बच्चों के लिए मेरा मशवरा यही रहेगा कि जो भी उनकी बुक्स होती हैं, स्पेशली एनसीईआरटी की बुक्स, उनको एक एक पेज को थारो स्टडी करें, जी बेसिक्स अपने सही रखें। जी फिर जब आप कोचिंग करने के लिए जाते हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो आप कह रहे होते हैं हाँ ये तो ऐसे ही है जो मैंने पढ़ा हुआ है। फिर जहाँ पे आपको वो कुछ और ऐड कर रहे होते हैं या कोई डाउट होता है, तो आप इमीडिएटली उनसे सवाल पूछते हैं कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है। जी तो वो आपका फिर डाउट क्लियर हो गया। जी तो जब बेसिक्स ठीक होंगे तो आप जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आप छोड़िए नीट है कि ऐसे, यदि कोई भी किसी का भी आप नाम ले लो, जी तो जब बेसिक्स ठीक होंगे तो आप आराम से वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जी सर आपकी जर्नी में कोई आपकी लाइफ में एज ए डॉक्टर या उससे पहले कोई फनी मोमेंट रहा हो? हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ सर हमारी ऑडियंस को शेयर करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा रहे हैं, ख़ासकर
मैं बताता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में तो जब हम शुरू में गए थे तो वहाँ रैगिंग होती थी। जी जी। तो जब रैगिंग वो करते थे तो कई बार जो है इतनी ख़तरनाक रैगिंग होती थी। अब आम लोगों के लिए जानकारी के लिए है कि रैगिंग का मतलब ये होता है कि एक इंट्रोडक्शन भी होती है राइट। पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव है, हाँ। तो उसमें ये है कि कई बार आपके कपड़े भी उतार देते जी हैं जी। वो। तो फिर जब कपड़े उतार देते हैं तो आपको पता ही होता है कि बिल्कुल फिर बिल्कुल। डॉक्टर्स जब बाद में बनते हैं तो उनके तो सामने तो सारे ही जो है वो सब एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल। तो जब हमें एक्सपोज किया तो तब डिफरेंट बच्चों को देख के हम बहुत हंसे। जी जी। तो जब आपकी बारी आई तो नहीं, हम भी उसी में शामिल थे, अच्छा, सब उसी में पर थे। एक दूसरे को देख के काफ़ी हंसते थे। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, इस चीज़ को हम भूले नहीं है। जी जी। और ये हमारी जर्नी के साथ आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा अच्छा। एक तो ये है, तो दूसरा एक हमारे टीचर थे जो बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट था उसका जी टीचर। तो वहाँ पे हमें 2 टीचर पढ़ाते थे। जी। तो एक टीचर थे वो आते थे चप्पल में और पैंट और टी शर्ट में होते थे। जी दूसरे एक आते थे, उनके हाथ में एक ब्रीफ केस होता था, जी। हेलमेट होता था, जी बड़े बड़े स्पेक्स लगाए होते थे। जी। जी तो एक दिन क्या हुआ कि ये प्रोफेसर पढ़ा के चले गए। तो ये जो नए प्रोफेसर थे जिन्होंने हमें पढ़ाना था, तो ये सभी बच्चे बाहर खड़े थे क्लास में। तो खड़े हैं तो ये आके क्लास में तो कहते आ जाओ यार, आपका प्रोफेसर आ गया है, जी। तो मैंने लेक्चर लेना है। जी। तो ये सबसे मुझे वो बात आज तक मैंने बोली कि आपके माइंड में एक प्रोफेसर की शक्ल क्या होती है। शक्ल क्या होती है? ठीक। बिल्कुल। कहते हैं उसके पास हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। ब्रीफ केस होना चाहिए बिल्कुल। और स्पेक्स बड़े बड़े होने चाहिए। अच्छा, वो प्रोफेसर है। हाँ। अच्छा तो ये हम इस बात को लेकर सभी स्टूडेंट बहुत हंसे थे। अच्छा। तो मैंने कहा वो जो प्रोफेसर कहने लगे ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ जी जी। कि ब्रीफ केस भी नहीं ला सकता हूँ, जी। मैंने तो ऐसे ही आना है। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा फनी मोमेंट था ये, जी। आज तक ये भी याद है ये मुझे। भी आता है वो। हाँ। अच्छा अच्छा। सर, कभी ऐसा हुआ हो कोई एज ए डॉक्टर, जैसे आप अभी किसी इमरजेंसी ओपीडी में कहीं जी पे भी जी हैं, कोई आप पेशेंट को देखे बिल्कुल सीरियस हो गया हूँ या बेबस हो गया हूँ, जी। काश मैं कुछ कर पाता इसके लिए, ऐसा कभी हुआ कुछ आपके? बहुत बारी होता है, मतलब कोई एक याद हो आपको? यानी बहुत बारी होता है। तब आप अपने आप को बेबस महसूस करते हो। और ख़ासकर जो पुअर पेशेंट होते हैं, आ, उनको देख के ऐसा लगता है कि काश कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हों, या मेरे पास कोई ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो कि या तो ये बीमार ही ना होता, और अगर ये बीमार है तो मुझे इतना क्यों बेबस बनाया है जी। कि मैं इसके लिए कुछ कर पा नहीं रहा हूँ। जहाँ पे मतलब इमोशनल हो गया हो बहुत ज़्यादा। हाँ। और लेकिन हमें एज ए डॉक्टर ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको 2 वर्ड्स होते हैं, एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। तो आपको सिंपैथेटिक नहीं होना है। जी। अगर आप सिंपैथी करेंगे जी। तो आप प्रॉपर वे से इलाज नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। ठीक। बिल्कुल। एम्पैथी होने का मतलब ये है कि आपको उसके साथ इमोशनल अटैच नहीं होना है, जी। डिटैच होना है, जी। बट वो जो ह्यूमैनिटी का दर्द है वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो ऐसे बड़े सारे मोमेंट्स आते हैं, ख़ासकर खैर चूँकि एज ए मेडिकल ऑफिसर हमारी इमरजेंसी में ड्यूटी लगती थी। जी। और वहाँ पे आपको पता है कि इमरजेंसी में इमरजेंसी केसेस ही आते बिल्कुल हैं। सर, राइट। कई बार आते हैं कि किसी को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल। किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का फ्रैक्चर हो गया है, किसी का पेशाब बंद हो गया है, किसी को हेड इंजरी हो गई है। तो हर किस्म के केसेस आते हैं। जी। लेकिन इस सब में जब आप उनका पेन दूर करते हो, उनको पेन से रिलीफ देते हो, जब वो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, जी। तो वो आप बयान नहीं कर सकते हो। वो यानी दुनिया की आपको कोई भी खुशी मिल जाए ना, जी। तो वो जो खुशी होती है एक डॉक्टर के लिए, जब से पेशेंट ठीक होता है स्पेशली, और वो आके आपको कहता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ, वो खुशी जो है जी। उसको आप बयान नहीं कर सकते हो। सर। और ये हर एक डॉक्टर के साथ होती है। राइट। और ये है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जी। हाँ 1-2% देखें हम कह सकते हैं, लेकिन
मैक्सिमम डॉक्टर जो है 98% वो चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे इमरजेंसी में जी। हो, चाहे आईपीडी में हो, चाहे किसी लैब में हो, कैथ लैब में हो, किसी भी पोजीशन पे होते हैं, जब पेशेंट ठीक होता है वो उनको कहते हैं इमेंस सेटिस्फेक्शन जी वो होती है। जी डॉक्टर साहब, बेमो साहब मेरे को बताएं कि जैसे भी आज रोज प्रोटेस्ट होते रहते हैं जीएमसी के बाहर, जम्मू देखो, जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने के, जी मैं पूरी इंडिया की बात करूं, जी लेकिन सर कितनी ही बड़ी सच्चाई है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने जानबूझ के जो है इसकी ट्रीटमेंट नहीं की, इसकी जो है डेथ हो गई है, फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर लोग क्या जी करते हैं, हॉस्पिटल के जितने भी मिरर होते हैं वो तोड़ते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टरों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। जी। कितनी ही बड़ी सच्चाई है कि डॉक्टर जो है जानबूझ के उनको इग्नोर करता है। बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारी बात हो सकती है, जी लेकिन एक मैं जितने भी हमें सामीन या जितने भी Audience आपके देख- लिसनर हैं जी उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस जो है जी कई बारी हो जाती है, जी लेकिन जानबूझ के नहीं होती है। जी ये मैं आपको बता देता हूँ। जानबूझ के नहीं होती। अब नेग्लिजेंस क्या है, उसके भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। राइट जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने कहा कि जीएमसी के बारे में, एक चीज़ और पहले बता देता हूँ कि यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यही एक ऐसा कह सकते हैं कि इदारा है, हेल्थ डिपार्टमेंट, जी जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वो हद से ज़्यादा होती है। यानी एक तो आप एक्सपेक्टेशंस अपने माँ बाप से होती हैं, बिल्कुल। बच्चों से, दूसरा डिपार्टमेंटली आप बिजली नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं है, जी पानी नहीं होगा आप सह सकते हैं, वेट कर सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जी जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं तो लोग फिर रिजेंटमेंट भी वैसे ही शो करते हैं। जी लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जो आपके लिसनर हैं कि जानबूझ के डॉक्टर कभी भी जो है वो नेग्लिजेंस नहीं करता है। जी होता ये है कि हमारे यहाँ पे जम्मू में भी, यानी कहीं आप स्टेट में ना, खासकर जम्मू प्रोविंस की मैं बात जी। करूँगा, कश्मीर का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है, खासकर राजौरी और जीएमसी जम्मू में, कि लोग, उनका पेशेंट ट्रीटमेंट चल रहा होता है डॉक्टर्स का, तो सडनली सीरियस हो जाता है। जी जब पेशेंट सीरियस होता है तो उसको आप तो इमरजेंसी में लेके आते हैं। अब ऑलरेडी आपके पास इमरजेंसी में 3-4 पेशेंट इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक, वहाँ पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो सकता है वो एक डॉक्टर हो, जी ऐसा भी हो सकता है 2 डॉक्टर हों, हो सकता है वो पहले उनको अटेंड कर रहे हों। कई बार ऐसा भी होता है, खासकर मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँगा, कि सर्जरी का पेशेंट आ गया, मेडिसिन का पेशेंट आ गया, आर्थो का आ गया, उसी तरीके से आँख वाले का आ गया, ईएनटी। अब वो डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि मुझे पहले कौन से पेशेंट को अटेंड करना है, कि ज़्यादा सीरियस कौन है। जी लेकिन अब ये लोगों को नहीं पता होता है, उनको तो यही होता है कि मेरा पेशेंट है, पहले इसी को अटेंड किया जाए, राइट सर, है ना। बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जी जब एक पेशेंट को डॉक्टर अटेंड कर रहा होता है और दूसरा पेशेंट, वो, उनको लग रहा होता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं ये, तो वहाँ पे फिर ये बात आ जाती है कि जी इसको नेग्लिजेंस हो गई। जी हालांकि वो बेचारा जो डॉक्टर इमरजेंसी में होता है ओवरवर्कड होता है, और कई बार तो ऐसे भी होता है खासकर मेडिकल कॉलेजेस में कि डॉक्टर 36-36 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हालांकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता पता नहीं नहीं है, है। खासकर जो हैं जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, जी वो पहले दिन सुबह 8 बजे आते हैं, दूसरे दिन 8 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है 24 आवर्स की। जी लेकिन उसके बाद फिर वो वार्ड में जाके राउंड करवाते हैं, फिर पेशेंट डिस्कस होते हैं, तो फिर 4 बज जाते हैं। जी अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 8 से फिर 4, 8 से 8 24, और फिर 8 घंटे और 32 घंटे। बिल्कुल। फिर अगर प्रोफेसर के नहीं ये केस है, इसकी और इन्वेस्टिगेशन, वो फिर उस पर डिपेंड होता है। तो नेग्लिजेंस की फिर मैं वापस आता हूँ कि कोई भी डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं होता है। नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो अटेंडेंट्स होते हैं, क्योंकि और वैसे भी जितने भी हमारे लोग होते हैं उनको मेडिकल प्रोफेशन के बारे में नॉलेज बहुत कम होती है, जी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जी अब इसका एक दूसरा सिनेरियो भी बनता है जी
कि हमारे इसमें हमें पढ़ाया भी जाता है कि एक वर्ड होता है उसको कहते हैं इट इज़ बेटर टू अंडर ट्रीट देन ओवर ट्रीट। अब होता ये है कि एक डॉक्टर का काम डॉक्टरी को करना चाहिए, एक फार्मासिस्ट का काम है फार्मासिस्ट को करना चाहिए, एक नर्स का काम है नर्सिंग को करना चाहिए, एक नर्सिंग ऑर्डरली होता है उसका काम उसी को करना चाहिए। बदकिस्मती से ये है कि लैक ऑफ मैन पावर, मैं कहूँगा लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो क्या होता है कि एक एक जना जो है वो 3 जनों के काम कर रहा होता है जी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ठीक तरीके से अवेलेबल है, मैन पावर ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ठीक है, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स भी कम होती है। जी सर, कई बार ऐसा भी होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं अपना वर्क अच्छे से कर रहे होते हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्टाफ की कमी होती है और फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से है लोग ऐसा सोचते हैं कि ये डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से हमारे बंदे की डेथ हो गई है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जैसे चूँकि मैं यहाँ पे मंजाकोट में हूँ, जो हमारा मंजाकोट का हॉस्पिटल है ये अपग्रेडेड पीएचसी है जी। तो ये भी लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज़ेन नशीन चीज़ें करनी चाहिए कि हर हॉस्पिटल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जी। अगर पीएचसी का हॉस्पिटल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का तो वहाँ पे प्राइमरी केयर ही आपको मिलेगी। जी। फिर उसके बाद चले जाते हैं सीएचसी, जी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जी। वहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उस लेवल की जो है आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेगी और ट्रीटमेंट भी मिलेगी। जी। मेडिकल कॉलेज में जब आप पहुँचते हो वहाँ पे आपको ये एक्सक्यूजेज नहीं है, ओवरऑल मिलेगा, यानी ये आप एक्सक्यूज़ नहीं लगा सकते। जी। जी। आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो वेल इक्विप्ड हैं। जी। थोड़ी सी कमी क्या है कि फिर सुपर स्पेशलिटी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जी। वो अभी नहीं आए, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक पेशेंट की होती है जैसे एक्सरेज हैं, लैब्स हैं, सीटी है, एमआरआई है और फर्दर कुछ टेस्ट वगैरह स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, ब्लड बैंक है, ये सारी चीज़ें मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल होती हैं। अगर ये कहें कि फैसिलिटीज़ नहीं है तो मैं उस शख्स से जो है यहाँ पे उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लूँगा कि जी फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है जी, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स उनकी कमी है जी, पीजीज तो चूँकि अभी ये इनिशियल स्टेज में हमारा राजौरी मेडिकल कॉलेज जी, पीजी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ह्यूमन रिसोर्स की हम मानेंगे जी कि वहाँ पे जो मैन पावर है वो उसकी कमी है, लेकिन अगर आप ये कहें कि रिसोर्सेज नहीं है उससे मैं एग्री नहीं करूँगा। जी सर, अब इस टॉपिक से हम बाहर आते हैं सर। 3 एज ग्रुप होते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया, अडल्ट हो गया, ओल्ड एज। सर इनको अपनी हेल्थ के लिए कौन सी डाइट को जो है लेना ज़रूरी होता है? हाँ, आप चूँकि रमज़ान भी है, रमज़ान भी चल रहा है जी, तो डाइट के मसले में मैं ये बताऊंगा कि एज ए डॉक्टर हम लोग यही कहते हैं कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जी, बैलेंस डाइट में ये चीज़ें होती हैं कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, जी, प्रोटीन्स आ गए, फैट्स आ गए, जी, प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी, जब ये पाँचों चीज़ों का मिश्रण आप लोगे तो ये होगी आपकी कंप्लीट डाइट। जी, ठीक, जी, अब हम आते हैं गांव में, शहर से बाहर, जी, क्योंकि शहर में आपके पास अगर साधन हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं तो यानी आप सारी चीज़ें ये ख़रीद सकते हो। गांव में अगर हम चले आएँ तो कई बार ऐसा होता है कि जो फल फ्रूट है या सब्जियां कई बार नहीं अवेलेबल होती हैं, जी, लेकिन आज की डेट में हम ये कहेंगे कि ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सड़कें जो हैं वो गांव-गांव चली गई हैं बिल्कुल, और वहाँ पे आपको 2 शॉप तो ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेंगे, सब्ज़ी की और करियाना स्टोर, राइट, ये हर जगह मिलती है। बिल्कुल सर। तो पहले हम ले लेते हैं बच्चों को। जी, जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है दूध। जी, तो जितनी भी मदर सुन रही हैं वो अपने बच्चों को दूध का एटलीस्ट 1 कप ज़रूर दें जी, डेली। जी,
और मदर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि उनको भी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए दूध पीना चाहिए जी, क्योंकि उससे कैल्शियम मिलेगा और फिर आपकी बोन्स जो हैं स्ट्रांग होंगी। स्ट्रॉन्ग और बच्चों की चूँकि उन्होंने ग्रोथ करनी होती जी। है तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है उसी तरीके से फिर प्रोटीन्स आ जाते हैं। जी। अब प्रोटीन्स में कोई पूछेगा कि प्रोटीन्स क्या कौन चीज़? कौन से होते हैं, तो जितने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं हमारे जी सब में प्रोटीन होता है। जी प्रोटीन वो चीज़ है जिससे हमारा मसल मास यानी जिस्म के जो हैं अज्जा मजबूत होते हैं, जी बनते भी हैं। जी पट्ठे जो जी बनते हैं हमारे जी मसल मास जो है जी प्रोटीन से ही बनता है। जी वो आगे आप जितने भी मीट हैं, पनीर है, जी अंडा है, दालें हैं, इनसे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। जी फिर आ जाते हैं फैट्स। जी फैट्स भी जो है आपको मिल्क प्रोडक्ट से भी मिलेंगे जी और फिर बटर है, घी है, मक्खन है, ठीक है, बल्कि अंडे से भी, फिर दूध से भी, जी। यानी वो आगे मिल्क प्रोडक्ट्स तो आगे उसमें फैट्स होते ही होते हैं। जी फिर आगे कार्बोहाइड्रेट्स। जी अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें एनर्जी देता है। जी तो ये आगे मकई की आप रोटी ले लें, गंदम हो गया, चावल हो गए, फिर ये बिस्कुट्स हो गए, जी फिर जिससे भी आप चीज़, ये कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, तो फल फ्रूट से भी आपको जो है एनर्जी मिलती है। जी तो फिर आ गई वेजिटेबल्स। जी वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरे पत्ते की सब्जियां हैं, जी। यानी जो भी सीजनल सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जी फिर आपके आगे जिनसे हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो आ गया, गाजर है, मूली है, जो है वो गुंगलू कहते हैं जी। उसको, पता नहीं ये उर्दू में क्या कहते हैं, बट शबनम ये पता नहीं। हाँ शबनम वगैरह जो जी भी है। जी जी तो इनसे जो है आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। जी जी और फिर ये हरी सब्जियां, इनसे आयरन मिलता है, जी मैग्नीशियम मिलता है, फिर जिंक मिलता है। जी तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए भी उतनी ज़रूरी, एडल्ट्स के लिए भी उतनी ज़रूरी, फीमेल्स के लिए भी और बुज़ुर्गों के लिए भी। जी। अब आते हैं हम रोज़ों में। जी रोज़ा जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नियामत है जी जी कि जिसने 11 महीने फ्रूट नहीं खाया होता है और रमजान में खाता है। वो रमज़ान में खाता है। राइट। और उसके साथ साथ आप जब आपने देखा होगा कि आप ये लेते हैं खजूर, जी तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतला दिया था ऐसे 1440 साल पहले कि ये कंप्लीट डाइट है। कंप्लीट डाइट है। कंप्लीट डाइट, इसमें आपको प्रोटीन मिलेंगे, इसमें आपको फैट्स मिलेंगे, इसमें आपको आयरन मिलेगा, इसमें आपको मैग्नीशियम मिलेगा, इसमें आपको फैट्स मिलेंगे। जी ये कंप्लीट डाइट है। जी और जो लोग भी डेली 2 खजूर खाते हैं या ज़्यादा भी अगर खा लें, उनको खाना भी खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा। यानी इतनी ये प्रोटीन होती कंप्लीट, है। यानी प्रोटीन सारे, जैसे मैंने बताया, फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी मैंने बता दिए, जी। मैग्नीशियम है, ठीक है, आयरन भी है, तो जिंक भी है इसमें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें। जी। फिर दही है, लस्सी है, पनीर है। सर रमजान के बाद तो फौरन जैसे इफ्तारी का टाइम होता है, जी 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 उस टाइम सर कौन सी डाइट लेनी चाहिए? उसमें लाइट लेनी चाहिए या हैवी? उस टाइम जो है लोगों को, कुछ लोग होते हैं सर हैवी डाइट ले लेते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, आपको पता है हाँ। हमारा स्टमक जो है जी 12 से 13 घंटे बिल्कुल खाली होता है, खाली होता इसके है। एसिड जो है कोई भी वर्क जी नहीं हाँ, करते हैं। जी जी उसके बाद फौरी तौर पर जो है कौन सी डाइट लेना जरूरी होती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जी तो यही जो मैंने बताया कि अफ्तारी में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि खजूर से अफ्तारी करते हैं जी जी या जो भी फल फ्रूट है। तो उसके बाद जो है आप जो भी हमारे माशरे के मुताबिक जो भी डाइट है आप वो लें, लाइट। लेकिन उसमें ये है कि एकदम जो है आपने चूरी खा ली, जी जी ठीक है, अच्छा, जी 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 यानी दिन को तो कोई काम नहीं ना जी किया, बिल्कुल तो बिल्कुल रात को भी आपको अफ्तारी कुछ पढ़ते हैं, सारे तो नहीं ना पढ़ते, नहीं पढ़ते। तो जो अफ्तारी पढ़े वो तो खाएं, जी क्योंकि उनकी एक्सरसाइज माशाल्लाह 20 रकत पढ़ेंगे तो हो जाएगी। जी तो मेरे जैसा बंदा जो है, ठीक, जी हम भी कोशिश करते हैं, जी जी लेकिन तरावी, हाँ। इशा पढ़ी, ठीक, तो उसके बाद लेट के, जी तो वो आपके लिए, मैदे के लिए अच्छी बात नहीं अच्छी है। बात नहीं है। तो जहाँ 3 रोटियों की आपको भूख है आप 2 खाइए, जी जहाँ आपको 2 कोली चावल खाने वहाँ 1 खाइए, जी ताकि जो है आपका मैदे के ऊपर, क्योंकि आपने फिर सहरी उठना होता है
6 घंटे के बाद। जी जी हालांकि मैदा जो है वो 4 घंटे के बाद खाली हो जाता है, जी मैक्सिमम आप 5 आवर्स लगा लें, जी जी लेकिन 4 घंटे के बाद जो है मैदा खाली हो खाली जाता है, हो वो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल लेकिन फिर भी जो है ज़रूरत के मुताबिक खाइए जी और जो मर्ज़ी खाइए, जी रमज़ान में हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं। जी। आखिरी सवाल रहेगा आपसे सर, एक डॉक्टर जो है एमबीबीएस करता है, काफ़ी स्टडी करता है, कभी ट्रेनिंग भी लेता है, कोचिंग भी करता है, एंड पे जाके एमबीबीएस डॉक्टर बनता है। जी सर एक तरफ आयुर्वेदिक, वो आयुर्वेदिक भी नहीं होता है, जी जो 2-4 दिन किसी कंपनी को ज्वाइन किया और जो है वो अपना एक क्या बोलते हैं उसको, एक टेबल उठा के रख लिया किसी रोड के किनारे बैठ के, जी ऊपर एक टेंट लगा लिया कि मैं, लोग जो है ज़्यादा ट्रस्ट उसके ऊपर करते हैं, उससे जी मेडिसिन उठा के लेके जाते हैं। जी तो सबसे बदकिस्मती की बात ये होती है कि हम अगर उसको चेक भी करते हैं उसके ऊपर एक्सपायर डेट भी नहीं होती है। जी सर ऐसे जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है, इनको क्या उन लोगों से, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती उन लोगों की, जी उनसे मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर एक एमबीबीएस डॉक्टर को चेकअप करवा करके पूरी अपनी जो भी उसको परेशानी होती है वो दिखाकर मेडिसिन लेनी चाहिए? इसमें जी आप थोड़ा सा। जी 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 मैं हाँ इसमें जितने भी हमारे लिस्टर हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। जी अगर कोई ये भी कहे कि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मेरे एक क्लोज रिलेशन में हैं, तो उनको आर्थराइटिस था, जी तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने आर्थराइटिस के बारे में इंटरनेट से बहुत पढ़ा है। ठीक, जी इंटरनेट से इंटरनेट से बहुत बड़ा है। बहुत पढ़ा है। मैंने कहा बड़ा अच्छा किया, हाँ ठीक है, आज जानकारी होनी चाहिए बंदे जी को, जो आपको बीमारी है उसके बारे में जितनी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं दे सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आपको कौन सा ये आर्थराइटिस है कौन सा वाला? आपको, कौन सा है? क्योंकि अब आर्थराइटिस बड़े किस्म के होते हैं, यस कुछ गोटी होते हैं, कुछ रिमेटॉइड होते हैं, और भी हैं, ऑस्टियो होता है यानी हड्डियों का, यानी ऐसे। कहते इतना मैंने नहीं पढ़ा। मैंने तो मैंने कहा आप और पढ़ो, लेकिन ये है कि ये सब्जेक्ट डॉक्टर का होता है, डॉक्टर को पता होगा और फिर खास कर जो उसका स्पेशलिस्ट होता है। जी जी एमबीबीएस डॉक्टर जो है इसने तो सारा पढ़ा होता है, बिल्कुल सर। लेकिन अब वो कहते हैं कि मास्टर ऑफ नन जैक ऑल ऑफ ऑल, ठीक। लेकिन फिर तजर्बे के साथ साथ अगर वो पढ़ने वाला डॉक्टर हो, ये भी मैं कहूँगा, जी एक एमबीबीएस डॉक्टर खाली उसने एमबीबीएस की हुई है, आजकल तो आपको मैक्सिमम डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट ही मिलते हैं, जी जी लेकिन फिर भी अगर एमबीबीएस डॉक्टर है, जितनी मेरी सर्विस होगी या 25 साल होगी, तो मुझे अब इतना तजर्बा है कि जब मेरे पास पेशेंट आएगा मैं उसको देख के भी कई बीमारियां होती हैं बता देता हूँ कि आपको ये है। बाकी तो टेस्ट वगैरह फिर जब चलते हैं उसके बाद तो और ही पिक्चर क्लियर। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये कोई ऐसा प्रोफेशन थोड़ा है कि आप कहीं पे भी जाके टेंट लगा लो और मेडिसिन बेचना स्टार्ट कर दो। सीरियसली सर। ठीक, अब ये वो लोग हैं, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है जी यानी चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि क्या इनके ऊपर किसी की रोकथाम है, क्या इनको कोई ऐसी एजेंसी है जो इनको चेक कर सकती है, जी इनको पूछ सकती है। अब पूछने वाले एजेंसी में दो लोग आ जाते हैं, एक तो पुलिस आ गई और दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट का। चूँकि मैं यहाँ का ब्लॉक का बीएम हूँ, तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर ऐसी मुझे कोई चीज़ रिपोर्टिंग होती है तो मुझे उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, उनके प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, क्या वो इस काबिल हैं, क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई है, क्या वो जो यहाँ पे आके लोगों को दवाई बांटने की मेडिसिन कहाँ से ला रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होके आ रही है, क्या 2 नंबर तो नहीं काम कर रहे हैं जी। लेकिन ये भी आप देखें कि जो डॉक्टर होगा या जो भी ट्रेनर होगा या कुछ भी है, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है चाहे एमबीबीएस डॉक्टर है, उसका एक प्रॉपर कहीं दुकान होगी, कोई क्लिनिक होगा, वो वहीं पे वो क्यों लगाएगा जाके, ठीक। हाँ, इनको जो है बिहार में है ये इनको हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, ठीक। जी जी। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की थी बिहार में, जी जी, एमपी में भी की थी जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। फिर उसके जो हैं वो नुकसानात ज़्यादा हो गए, राइट। और इसीलिए ये आपने आज से 10 दिन पहले ख्योरा में भी एक सुना होगा कि एक बच्ची गई वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल शॉप पे, उसको इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब जो वहाँ पे लड़का इंजेक्शन लगाने वाला था, तो हो सकता है उसने उससे हिस्ट्री ना ली हो कि आपको कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, कोई ड्रग रिएक्शन तो नहीं होता है किसी दवाई से,
अब ये वही पूछेगा जिसको नॉलेज होगी, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर ये है कि आपने बड़ा अच्छा ये किया कि जो आप जर्नलिस्ट लोग हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो मीडिया है ये हमारा तीसरा सतून है, तीसरा पिलर है डेमोक्रेसी का। राइट सर। तो ये अगर हम लोग सारे अपनी आंखें भी कान भी खुले रखें और ऐसी चीज़ें हम समाज में देखें, उनको रिपोर्ट हम जो भी एजेंसीज होती हैं जिनको रिपोर्ट किया जा सकता है, करना भी चाहिए जी। और ऐसे अगर लोग होते भी हैं तो उनको जो है पब्लिक को भी बताना चाहिए कि आप इनसे दूर रहें, इनसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इनसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हम मेरे को बताएंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी गोल्डन कार्ड को लेकर के, जी सर उसका कितना बड़ा बेनिफिट है और रूरल एरिया के जितने भी लोग हैं अभी तक जो है उससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों को अभी तक इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। जी जी, मैं ये आपके सामीन जो है सुन रहे हैं जी, तो मैं तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे बड़ा काम किया है अपने इसमें प्राइम मिनिस्टरशिप में जी, वो ये है कि हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसको 5 लाख का जो है साल का कवर, ये भी नहीं है 1 साल का 5 लाख, 1 साल का 25 लाख 5 साल का, हाँ, यानी वो फिर एक्सपायर होता जाता है ना, यस, यानी टोटल 25 लाख नहीं है, जी, लाख 5 ही है जी, लेकिन अगर ये 5 लाख इस साल आपने यूज़ नहीं किया वो अगले साल में चला जाएगा, अच्छा ठीक, उसके बाद अगले साल में चला जाएगा। है 5 लाख की स्कीम लेकिन ये मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हैं जी, फैमिली का हर मेंबर यूज़ कर सकता है। कितनी बड़ी आसानी है, बहुत बढ़िया, यानी अगर मुझे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है जी, एम्स में करवाना है दिल्ली जी, या सोरा में करवाना है कश्मीर जी, या भोपाल के एम्स में करवाना है या पीजीआई चंडीगढ़ करवाना है, हिंदुस्तान के किसी कोना में भी मेरे पास अगर ये गोल्डन कार्ड है जिसको हम हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ये हमारे पास है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ये दिखा के आप जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल की बात कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाके करवा सकते हैं जी, आप। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये कार्ड चलता है लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर आने चाहिए, उनको कहते हैं एम्पैनल, जी, वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड होने चाहिए, जी, छोटे से छोटा नर्सिंग होम, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, जी, हर कहीं जाके करवा सकते हैं जी, अब इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को मुश्किलात आ रही हैं कि इसके साथ साथ हमने बनाना है आबा आईडी बनाना जी, है, अब आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जी, जैसे आप बैंक में जाते हैं वहाँ अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप फिर वो ट्रांजैक्शन करते हो, जी, तो ये तो नहीं है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो पहले लोग कॉपी लेके जाते थे कि ये देखना हमारा ये। आजकल क्या है कि आपने अपना आईडी होता है, वो नंबर होता है, वो जी, आप बताएं तो सारी डिटेल आ जाती है। जी, जी, उसी तरीके से आपका हेल्थ अकाउंट भी बन जब जाता है तो जैसे ही उसमें आप वो डॉक्टर आईडी आपका इंफॉर्मेशन जो है फीड करेगा, पूरी डिटेल आपकी हेल्थ की आ गई जी, कि आपने कोई ऑपरेशन करवाया था, कोई आंख का ऑपरेशन, कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, कोई किडनी का ऑपरेशन, जी, या आप कोई शुगर की दवाई ले रहे हैं या हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं या अस्थमा की दवाई ले रहे हैं या किसी भी बीमारी का, या आपके कौन से टेस्ट हुए थे, इस साल हुए थे, पिछले साल हुए थे, आज से 10 साल पहले हुए थे, तो उससे क्या है मरीज़ के लिए भी आसानी, जी, डॉक्टर के लिए भी आसानी। जी, अब जो गाँव वाली बात आ जाती है कि बहुत सारे लोगों को, हालांकि आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को हमने इसके बारे में अवेयर करवाया हुआ है और मैक्सिमम जो है ये हेल्थ कार्ड जो है लोगों के बन भी चुके हैं और बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आते हैं कि जी हम सोरा गए, वहाँ मना कर दिया कि ये यहाँ पे नहीं चलता है। अब उस वक्त मरीज़ थोड़ा परेशान होता है, वो कहता है यार अब क्या किया जाए, नहीं चल रहा तो क्या किया जाए, लेकिन उस वक्त परेशान नहीं होना है। उस वक्त जो है आजकल नंबर भी दिए गए हैं, एजेंसीज़ होती हैं, उनको जो है टोल फ्री नंबर होता है, वो आप जो है फ़ोन करके जो कंसर्निंग वहाँ पे भी पर्सन होता है हॉस्पिटल में, उससे बात करवाई जा सकती है। और मैं तो ये भी आपके सामीन को भी, लिस्टनर्स को कहूँगा कि अगर किसी का भी हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ है, आज भी वो खिदमत सेंटर जाके बनवा सकते हैं। जी, और ये जो आबा आईडी है,
हम लोग भी हॉस्पिटल में बनाते हैं, जो है हमारे जो सब सेंटर्स में वहाँ पे स्टाफ बैठा होता है वो भी बनाते हैं। और अगर वहाँ नहीं बना सकते हैं यहाँ पे भी आ सकते हैं। किसी भी जगह जाके आप खिदमत सेंटर में, हॉस्पिटल में VLE होते हैं, आप ये अपना आईडी, आबा आईडी भी क्रिएट करवाइए, जी, और अगर किसी का नहीं बना है तो हेल्थ कार्ड भी बनवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंजाकोट डॉक्टर सलीम भट्टी MBBS, जिन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को इन्होंने जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी MBBS एज ए डॉक्टर, उसके बाद एज ए BMO, जो जो इन्होंने वर्क किया, जो जो इन्होंने स्ट्रगल की, जितने भी फनी मोमेंट आए आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। आप लोगों को कभी भी जो है गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो UPSC कर रहे हो, चाहे आप MBBS कर रहे हो, आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। और आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बेस जो है अपना बनाना शुरू कर देना है। 9th और 10th से आप लोगों की थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे आपको कोई ऑफिसर बनना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है। अगर आप 12th के बाद सोचोगे कि हाँ 12th के बाद हम सोचना शुरू करेंगे, फिर आपके लिए जो है काफी सारी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन ये आर्मी के स्कूल में पढ़े हैं जो है, इनको कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ी है की भी है, बट इतनी नहीं पड़ी, क्योंकि इनका बेस जो है स्टार्टिंग से था, बेस इनका स्टार्टिंग से बना हुआ था। लेकिन रास्ते में जाके जब कहीं चेकअप करवाने के लिए गए, उनके बाद इनको पता चला कि डॉक्टर क्या होते हैं और मेरे को इस फील्ड में जाना है। ऐसे ही हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर जो है आते रहेंगे, चाहे वो UPSC के टॉपर हों, चाहे वो KS ऑफिसर हों, चाहे वो MBBS डॉक्टर हों, आपके पास आते रहेंगे। जितना भी हम इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं गपशप के नाम के ऊपर, ये आप लोगों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद जरूर होगा। अच्छा, जाते जाते मेरा एक मैसेज रहेगा कि ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त गपशप के नाम से, जी तो ये इसको आप देखिए भी, और अगर सब्सक्राइब करना है जी वो भी करिए। जी जी बल्कि मैं तो अभी करने लगा हूँ, जी जी तो आप इसको सब्सक्रिप्शन भी करिए जी और ये गपशप जो है सुनिए, पॉडकास्ट जितने भी ये लोग बुलाएंगे, तो उससे ये है कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी, और मज़ा भी आएगा। तो गपशप विद आकिब जी ज़रूर सुनिए। बहुत शुक्रिया सर।